हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू एंडेवर प्रेप। मेरा नाम है सूरज चौधरी। आज इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको आप लोग जानते हैं ईवीएम के नाम से। देखो, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रोसेस होता है वो होता है वहाँ का इलेक्शन। और ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर होना चाहिए, जो कि किसी भी डेमोक्रेसी की बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। अब इंडिया के अंदर जो इलेक्शन आज के टाइम पर होते हैं लोकसभा और विधानसभा के, वो ईवीएम के थ्रू होते हैं। अब ईवीएम को लेकर के लगातार विवाद गर्माता रहता है। जैसे कि अभी आप देखें, रिसेंट में जब चुनाव हुए, चुनाव के बाद में अलग अलग प्रतिक्रिया भारत के अंदर जो हमारी टॉप पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन टॉप पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स के द्वारा दी गई हैं। तो यहाँ पर ये तो स्टेटमेंट हो गई। उसके अलावा कुछ लोग क्या करते हैं, ये तो देखो लोकतंत्र के अंदर क्वेश्चन करना हम सबका अधिकार है, हम लोग कर सकते हैं, करना भी चाहिए। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जबरदस्ती का दुष्प्रचार करते हैं। देखो, एक चीज होती है क्वेश्चन करना, दूसरा होता है दुष्प्रचार करना। अब दुष्प्रचार में क्या होगा, जबरदस्ती कोई वीडियो बनाई, वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी और अपलोड करके नकली तरीके से ये दिखा दिया कि भाई ईवीएम जो है वो हैक हो सकती है। आपने देखे होंगे 50 वीडियो ऐसी देखी होंगी, है ना। तो ऐसे में क्या होता है कि जो हमारा भारत का चुनाव आयोग है उसकी क्रेडिबिलिटी पर ही क्वेश्चन उठ जाता है। तो अगर यहाँ पर आप इसी पर क्वेश्चन कर देंगे तो बाकी चीज़ें बिल्कुल खराब हो जाती हैं। तो ऐसे में इस दुष्प्रचार से निपटने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कमर कस ली और कमर कस के कहा है कि देखो, सोशल मीडिया पर स्पेशली हम लोग अपना फैक्ट चेक जारी करेंगे। जो भी हमारे खिलाफ मिस इन्फॉर्मेशन है उसको हम लोग ठीक करने का काम करेंगे। इसके साथ में जो लोग जिनका धंधा ही सिर्फ फर्जी अकाउंट बना करके किसी को बदनाम करने का है, उनके जो ये फर्जी अकाउंट है उन फर्जी अकाउंटों को बंद किया जाएगा। उनके खिलाफ हो सकता है कि आईटी एक्ट और साथ में आईपीसी के तहत कार्रवाई भी हो जाए। इस पर भी विचार जो है वो चल रहा है। अब ये तो मैंने आपको न्यूज़ बता दी कि न्यूज़ क्या है। अब इसके अंदर आप इंपॉर्टेंट जो है वो कंसेप्ट को समझिए। देखिए, इस सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि ईवीएम का भारत के अंदर जो इतिहास है, हिस्ट्री है, वो हिस्ट्री क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानने की, कहाँ पर शुरुआत होती है। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा विवाद क्या है और विवाद को लेकर के जो लीगल चीजें हैं, जैसे कि भारत के अंदर कई हाई कोर्ट और साथ में सुप्रीम कोर्ट के सामने भी ईवीएम को लेकर के मामला गया है, उन्होंने भी क्या कहा है। और इसके साथ साथ अगर ईवीएम को सही तरीके से काम करवाना है तो क्या क्या मेजर लिए जाते हैं और क्या क्या इसके अंदर फ्यूचर के अंदर किया जा सकता है, ये सारी बातें मैं आपको सेशन के अंदर बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप इस ईवीएम को समझिए। ईवीएम के अंदर आप देखेंगे 2 यूनिट के अंदर ईवीएम बनती है। सबसे पहले होती है कंट्रोल यूनिट, दूसरी होती है बैलेट यूनिट। कंट्रोल यूनिट के अंदर जब भी आप वोट करने जाते हैं तो अपना पहचान पत्र दिखाते हैं। पहचान पत्र दिखाने के बाद में आपने देखा होगा कि वहां पर आपको जो चुनाव के अधिकारी वहां पर बैठे होते हैं वो बटन दबाकर आपसे कहते हैं कि आप जाकर के वोट अपना कास्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया कंट्रोल यूनिट। और उसके बाद में होता है बैलेट यूनिट, और बैलेट यूनिट के अंदर आपको इस प्रकार की मशीन दिखाई देगी। अब इस मशीन के अंदर क्या है कि यहाँ पर कैंडिडेट के नाम, उनकी पार्टी का सिंबल और साथ में ब्लू कलर का बटन लगा होता है। अब जिस भी बटन को आप प्रेस करेंगे आपका जो वोट है उसी कैंडिडेट को चला जाता है। अब आजकल यहाँ पर क्या होता है, इसके साथ साथ एक और मशीन रखी होती है जिसको आप लोग वीवीपैट के नाम से जानते हैं। अब वीवीपैट क्या है इसके बारे में आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा, लेकिन ये क्या कहते हैं, आप कहने का मेरा मतलब क्या है, इसको 2 यूनिट के अंदर जो है आज के टाइम पर मैन्युफैक्चर जो है वो किया जाता है। अब इसका इतिहास क्या रहा है उसको एक बार जरा देखिए। सबसे पहले 1977 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस बात को सोचा कि हम जो भारत के अंदर वोटिंग है वो इलेक्ट्रॉनिक वे में करवा सकते हैं। तो उन्होंने ईवीएम का जो आइडिया है वो सामने रखा था। अब आइडिया जब नया लगा, अच्छा लगा, तो कहा कि ठीक है भाई, इस पर काम कीजिए। 1979 में हमने इसका मॉडल बना करके तैयार किया और इसको 1980 के अंदर इसका डेमोन्स्ट्रेशन जो है जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के सामने किया कि भाई देख लीजिए मशीन कैसे काम कर रही है। अब जब ये ट्रायल इसका पास हो गया तो लंबे दौर के बाद, यानी कि कई इसके और भी प्रोसेस थे जहां पर बीएल के द्वारा इसके मैन्युफैक्चरिंग की बात करना और बहुत सारी चीजें थी। उसके बाद में इसको 1982 के अंदर सबसे पहली बार भारत के अंदर केरल के परूर के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया गया, वहां पर चुनाव करवाया गया। उसके बाद 1982-83 के अंदर इंडिया में बाई इलेक्शन हुए और बाई इलेक्शन के अंदर डिफरेंट पार्ट्स में इसको भारत के अंदर यूज किया गया। 1984 पर सुप्रीम कोर्ट नाराज हुआ और नाराज होकर कहा कि भाई आप ईवीएम के थ्रू भारत में वोटिंग नहीं करवा सकते, क्योंकि लीगली आप जो है बैलेट पेपर से करवाते हैं। तो कोई आपने संविधान के अंदर या कानून के अंदर संशोधन किया नहीं है, तो ये काम आप नहीं करवाएंगे। स्पेशली यहाँ पर कानून की बात कर रहे हैं। तो पार्लियामेंट ने रिएक्ट किया और बाद में हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंदर एक नया सेक्शन 61A जोड़ा
और कहा कि भाई हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बाद में इस सेक्शन 61A को सुप्रीम कोर्ट ने वैलिड करार दिया कि हाँ भाई ये ठीक है, आप ऐसा कर सकते हैं। 1989 के अंदर ये अमेंडमेंट जो है लागू हो जाती है। उसके बाद में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कमेटी जो है भारत की सरकार के द्वारा बनती है। 1990 के अंदर ही टेक्निकल एक्सपर्ट्स कमेटी बनती है जो कि ईवीएम के रिकमेंडेशन यूज के लिए रेकमेंड करती है। इसके साथ साथ कुछ और जो लीगलिटीज हैं उनको पूरा किया जाता है, और पूरा करने के बाद मैं आपको ज़्यादा इसको अंदर लेके नहीं जाऊंगा, सीधा बताऊंगा कि इसका जो इस्तेमाल लोकसभा के अंदर जो है और साथ साथ जो है विधानसभाओं के अंदर होना शुरू हो जाता है। अब आप देखेंगे 1999 से लेकर के सन 2004 के अंदर भारत के विभिन्न राज्यों के अंदर चुनाव हुए, उन चुनावों के अंदर इसका इस्तेमाल होता है। और 2004 से लेकर के 14 के जो 3 लोकसभा के चुनाव है उनके अंदर जो चुनाव ईवीएम के द्वारा ही हो रहा है। इसके बाद में कुछ और भी यहां पर नया किया गया जिसको आप लोग वीवीपैट के नाम से जानते हैं। इसके बारे में आपको सेशन के एंड में बताऊंगा। तो वीवीपैट लेकर के आया, वीवीपैट का भी ट्रायल भारत के अंदर शुरू किया गया। नागालैंड के अंदर सबसे पहले वीवीपैट का जो ट्रायल है वो हो जाता है। कहां पर? नागालैंड के अंदर ये हो जाता है। ठीक है। इसके बाद में वीवीपैट की कामयाबी अच्छी लगती है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई ये जो वीवीपैट है इसको फेज्ड मैनर, मतलब एक साथ तो आप नहीं कर सकते, हम इस बात को जानते हैं, लेकिन हाँ ये जरूर है कि आप इसको आने वाले समय में भारत के अंदर हर जगह इसको इंट्रोड्यूस कर दीजिए। इसका यूज क्या है वो भी मैं आपको सेशन के एंड में बताने वाला हूं। तो ये तो है कि कैसे कैसे भारत के अंदर ये आया। लेकिन होता क्या है कि जैसे ही चुनाव होता है, चुनाव होने के बाद में जो पार्टी चुनाव हार जाती है या कैंडिडेट चुनाव हार जाता है तो वो उसका एक बहुत अच्छा एक तरीका होता है कि आप सारी बातों को ईवीएम पर टाल दें। ये भी एक एस्केप मोड के अंदर लोगों को देखा गया है, मैं आपको विद एविडेंस बताऊंगा। ठीक। तो यहां पर अब मामला अभी भी तूल पकड़ रहा है। सन 2017 के अंदर भी ऐसा हुआ था कि भाई ईवीएम को हैक किया जा सकता है, बार बार आरोप लग रहे थे। तो वहां पर जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप ईवीएम को हैक कर सकते हो तो हम एक प्रदर्शनी लगाते थे, मतलब कि आप हमारे पास आओ। पॉलिटिकल पार्टी से कहा अपने साथ में जो एक्सपर्ट को लेकर के आना चाहते हैं उसको लेकर के आओ और हमारी ईवीएम को हैक करवा दीजिए। तो कोई इसके अंदर गया नहीं, पार्टिसिपेट किया नहीं, क्योंकि ये हैक हो नहीं सकती एज पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। बाकी लोग भी जो है यहाँ पर नहीं पहुंचे, यानी कि ये ओपन चैलेंज था हैक करने के लिए। अब ये तो आज की बातें हो गई। क्वेश्चन ये आता है कि क्या इसको कभी भारत के अंदर अदालत के अंदर चैलेंज किया गया है? तो कई बार चैलेंज हुआ है। मद्रास हाई कोर्ट हो, केरला हाई कोर्ट है, दिल्ली हाई कोर्ट है, कर्नाटक हाई कोर्ट है, बॉम्बे हाई कोर्ट है, उत्तराखंड हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, साथ में बॉम्बे हाई कोर्ट, बार बार इसको चैलेंज किया गया है। और हमारे भारत में अलग अलग अदालतों ने ईवीएम के फेवर में अपना डिसीजन दिया। क्या कहा है? एक दो मामला मैं आपके सामने रखूंगा, ज्यादा तो हम लोग को उसकी आवश्यकता नहीं। 2004 में एक एडवोकेट थे जिनका नाम था प्राणनाथ लेखी। उन्होंने ईवीएम को लेकर के अपनी मंशा जाहिर की सुप्रीम कोर्ट के दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर, कहा कि इस ईवीएम के अंदर टेम्परिंग हुई है, मतलब छेड़छाड़ हुई है, और इस छेड़छाड़ की वजह से यूपीए सरकार बन गई है। मतलब क्या, बीजेपी हार गई, कांग्रेस की सरकार बन जाती है। सन 2004 के अंदर ये आरोप लगा था। हाई कोर्ट ने कहा कि आपने जो बात कही है उसके अंदर हमें कोई दिखाई नहीं दी, कुछ दम दिखाई नहीं देता, नो मेरिट इन पिटीशन। ऐसा ही एक मामला 1999 में कर्नाटक हाई कोर्ट के सामने आया था, जहां पर एक कैंडिडेट चुनाव हार जाते हैं और चुनाव हारने के बाद में मंशा जाहिर करते हैं, अपने आरोप लगाते हैं किस पर, कि भाई ये ईवीएम की वजह से हुआ है। तो यहां पर कर्नाटक हाई कोर्ट कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता, ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेंशन है। अभी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने ऐसे ही नहीं कहा, उन्होंने जो है सरकार को ही बुलाया, उनसे ही बात की, उन्होंने जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी बुलाया। अब ऐसा ही मामला सन 2018 के अंदर रिसेंट में भी देखने को मिला था, बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने मामला गया। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने CFSL हैदराबाद को बुलाया, कहा कि देखो क्या ईवीएम के अंदर कोई मैनिपुलेशन हो सकता है, किसी प्रकार की टेम्परिंग हो सकती है, किसी प्रकार का ऑल्ट्रेशन हो सकता है तो आप मुझे बताइए। तो CFSL ने अपना काम किया, काम करने के बाद जो अपनी रिपोर्ट पेश की और रिपोर्ट पेश करके कहा कि भाई ये पॉसिबल जो है वो नहीं है, और इसको ध्यान रखना, जो है इस रिपोर्ट को हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट किया। कहने का मतलब ईवीएम को यहां से भी क्लीन चिट जो है वो मिल जाती है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर हमको ईवीएम को सिक्योर बनाना है तो सिक्योर बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले हम कर सकते हैं फंक्शनल चेक, दूसरा कर सकते हैं रैंडम चेक, तीसरा जो किया जाता है वो है थ्रोइंग द डाइस, और चौथा है ड्राई रन, और पांचवा होता है सेफ एंड सिक्योर। सबसे पहले जो फंक्शनल चेक है उसके अंदर जो पुरानी मशीन है उनकी साफ सफाई की जाती है। जो रूटीन की मैं बात कर रहा हूँ, कैसे होता है, साफ सफाई होती है।
उसके अंदर जो पुराने रिजल्ट होते हैं उनको जो है वहाँ से हटाया जाता है। इसके अंदर जो उसके पार्ट्स हैं, जैसे कि कोई स्विच बटन है, कोई केबल है, कोई लैच है, उसको इंस्पेक्ट किया जाता है कि प्रॉपर ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। दूसरा है रैंडम चेक। रैंडम चेक का मतलब क्या है कि जब चुनाव होना है तो चुनाव से पहले जितनी मशीन बनी है उनमें से 5% ईवीएम पर क्या होता है, एक मॉक पोल होता है। वहां पर 1000 वोट कास्ट की जाती हैं और 1000 वोट का जो रिजल्ट होता है, जो पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके साथ में प्रिंट आउट शेयर किया जाता है कि भाई ये इसका रिजल्ट निकल करके आया है। तीसरा थ्रोइंग द डाइस का मतलब होता है कि जब भी कोई ईवीएम किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में पहुंचती है, पोलिंग बूथ पर पहुंचती है, तो हमको पहले ये नहीं पता होता कि कौन सी मशीन कहां पर पहुंचने वाली है। तो कौन सी मशीन कहां पर पहुंचने वाली है जब हमको ये पता ही नहीं है, तो उसके अंदर टेम्परिंग का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। इसके बाद में ड्राई रन होता क्या है कि जब भी चुनाव होता है, अगर आप कभी चुनाव के अंदर गए हैं, आपने किसी चुनाव की प्रोसेस को पास से देखा है, तो वहां पर होगा क्या, वहां पर चुनाव से तुरंत पहले जो है पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, बाकी लोग आते हैं और 50 वोट जो है पहले कास्ट किए करवाए जाते हैं कि भाई आप देख लीजिए कि मशीन ढंग से काम कर रही है या नहीं कर रही है। जब ये कास्ट हो जाता है, प्रॉपर मशीन वैलिड मिलती है, उसके बाद में उस मशीन को पैक कर देते हैं, वोटिंग शुरू करवाई जाती है। और शुरू करवाने के बाद में जब वोटिंग का काम हो जाता है तो मशीन को प्रॉपर तरीके से पैक करके उसके केस के अंदर रख के एस्कोर्ट करके जो स्ट्रांग रूम है वहां तक पहुंचाया जाता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, ईवीएम को हर प्रकार से सेफ एंड सिक्योर बनाने की कोशिश की जाती है। इसके अंदर कोई जो डाउट ईवीएम जो हमारा चुनाव आयोग है वो कहता है कि नहीं, आपको होना चाहिए। अब मैंने आपको कहा था कि इसकी क्रेडिबिलिटी को, रिलायबिलिटी को बनाने के लिए वीवीपैट को लेकर के आए। वीवीपैट क्या होता है, इसको बोलते हैं वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल, जो मैंने अभी आपको इमेज के अंदर दिखाया था। मशीन के बगल में एक छोटी सी मशीन रखी हुई थी। यहाँ पर क्या है कि जैसे ही आप अपना वोट कास्ट करते हैं, तो जिस कैंडिडेट को आप वोट कास्ट कर रहे हैं उसका नाम, उसका सिंबल आपको मशीन के अंदर 7 सेकंड के लिए दिखेगा और उसके बाद वो पर्ची जो है बॉक्स के अंदर ड्रॉप हो जाएगी। तो इससे ये जो है श्योरिटी मिल जाती है कैंडिडेट के मन को कि भैया जो मैंने वोट दिया है वो मेरे इंटेंडेड कैंडिडेट को ही पहुंचा है। ऐसा नहीं कि वोट तो किया है मैंने मिस्टर ए को, वोट चला गया मिस्टर बी को, वो नहीं हो सकता। इसका एक फायदा और ये होता है कि जब कभी आपको लगे कि डाउट है, तो डाउट में आप रखिएगा वीवीपैट वाली जो वोट है उनको काउंट कर लीजिए और इसके साथ साथ जो ईवीएम मशीन की वोट है उनको काउंट कर लीजिए। अगर कोई डिस्पैरिटी तो मतलब कहीं ना कोई दिक्कत है, बाकी ऐसी कोई दिक्कत इसके अंदर मिलती नहीं है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि इतना सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी जो बार बार जो है ईवीएम को के ऊपर डाउट उठ क्यों जाते हैं। देखो, हमारे यहाँ पर कुछ पॉलिटिकल पार्टी के नेता ये कहते हैं कि देखो दुनिया की जो डेवलप्ड डेमोक्रेसी है, जैसे कि अगर मैं यूएसए की बात करूं, जर्मनी की बात करूं, वो तो हमसे ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है, लेकिन वहां पर उन्होंने जो है ईवीएम से अपने आप को दूरी बना करके रखी है। तो हम इसको क्यों भारत के अंदर एक्सेप्ट करें। ऐसी बातें, कई प्रकार की बातें कही जाती हैं। खैर, अभी इलेक्शन कमीशन इस पर लगा हुआ है। ईवीएम को लेकर के जो लोगों के डाउट है उनको भी लगातार इलेक्शन कमीशन क्लियर करता रहता है। बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हैं, वहाँ पर ब्रीफिंग्स के द्वारा इस पर जो डाउट है उनको क्लियर किया जाता है। तो ये था ईवीएम का मामला कि भाई इसको क्या इतिहास रहा है, क्या विवाद रहा है, लीगल फॉर्मेलिटीज़ क्या क्या रही हैं और क्या क्या इसकी यात्रा रही है। तो इस टॉपिक को फिलहाल मैं यहीं पर बंद करूँगा। आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में। लेकिन उससे पहले आपको बता दूँ कि अगर आप एंडेवर प्रैप से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम आईडी आपको यहाँ पर दी गई है, साथ में फेसबुक, वेबसाइट, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन और साथ में यूट्यूब का चैनल आपको यहाँ पर गिवन है। इसके साथ साथ अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। और साथ साथ यहाँ पर एक बेल आइकन आपको दिख रहा है, उस बेल आइकन को यानी कि आपकी वीडियो के नीचे आपको मिल रहा होगा, वहाँ पर उसको प्रेस कर दीजिएगा, तो बाकी की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे गाइस। थैंक यू सो मच एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन।